This is our next lecture. We are discussing polity MCQs and hopefully you are liking the lectures. Do let me know. And yes, I'm getting very good response. बहुत सारे लोगों ने चैनल को शेयर भी किया है. So you can also share this channel to your friends, to your fellow aspirants. If you know someone and you want to help them out, कि वो भी इसी तरह से चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें. चलिए शुरू करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रेसिडेंट कैन लिमिट द ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी टू ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर 2, द प्रेसिडेंट कैन इशू ए प्रोक्लेमेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी merely on the advice of the Prime Minister. So which one is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So think about it for a few seconds. So basically this question tests two very important constitutional safeguards related to the national emergency. जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो या तो एंटायर कंट्री पर एप्लीकेबल होगी या फिर ओनली ए पार्ट ऑफ इट, ओनली ए पार्ट ऑफ इट. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट ओरिजिनली बिफोर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जब भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जाती थी तो वो पूरे कंट्री इट यूज टू ऑपरेट थ्रू आउट द होल कंट्री. बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया. इसने बोला कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट कैन लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कैन लिमिट ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया. इसका मतलब है कि वेन एवर ड्यू टू वॉर, ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन और ड्यू टू आर्म्ड रिबेलियन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो वो पर्टिकुलर रीजन तक भी कन्फाइन हो सकती है. अब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि मेयरली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर क्या प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है. ये इनकरेक्ट है. एक्चुअली आर्टिकल 352 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेसिफिकली रिक्वायर्स कि प्रेसिडेंट को रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिएगी. रिटर्न रिकमेंडेशन कहाँ से? यूनियन कैबिनेट से, बिफोर इशूइंग द प्रोक्लेमेशन. ठीक है, यहाँ पर कैबिनेट का मतलब है नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर, ओनली टू द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मिनिस्टर्स. यहाँ पर मतलब है प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो रिटर्न रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी. ओनली देन द इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड. ठीक है, ये जो सेफ गार्ड है ना कि मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिएगी, ये सेफ गार्ड डाला गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में. ये भी आपको याद रखना है. एक्चुअली हुआ क्या था, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी ना, उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उन्होंने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया था इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए और कैबिनेट से कंसल्ट नहीं किया था. कैबिनेट बाद में फॉर्म हुई थी, तब तक प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशू हो चुका था. इससे क्या हुआ कि एक ऐसा डिसीज़न ले लिया गया जिसको इरिवर्सिबल माना गया. ठीक है, तो ऐसा फ्यूचर में ना हो, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स ऐसा ना करें, इसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये प्रोविज़न डाला गया था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी रिटर्न रिकमेंडेशन होनी चाहिए. रिटर्न होनी चाहिए, सिर्फ मेयरली एडवाइस करने से नहीं होगा, तब जाके इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, अगेन ये क्वेश्चन नेशनल इमरजेंसी से ही है. ऑप्शंस है अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज़ नेसेसरी फॉर द रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. सेकेंड ऑप्शन, मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है ना फॉर द नेशनल इमरजेंसी इज़ 3 years. सो थिंक अबाउट इट.
Which one should be correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. See, the right answer here is neither one nor two. Approval of parliament is not necessary for the revocation of the national emergency. जब जो national emergency है, it can be revoked. It can be revoked solely by the president. Solely by the president. At any time with a subsequent proclamation. And उस proclamation में parliamentary approval की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है कि मैक्सिमम जो टाइम पीरियड रहेगा वो 3 इयर्स रहेगा. ये प्रेसिडेंट रूल में है, इसमें इमरजेंसी में नहीं है. ये एक बार जब इमरजेंसी अप्रूव हो जाती है बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो 6 मंथ्स तक कंटिन्यू रहती है. और इसको इस तरह से एक्सटेंड किया जा सकता है टिल इनडेफिनेट पीरियड तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ्स. हर 6 महीने में अप्रूवल लेकर उसको इनडेफिनेटली एक्सटेंड किया जा सकता है. सो सेकेंड वन इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, फर्स्ट वन इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो नीदर वन नॉर टू. In which of the following judgments did the Supreme Court hold that preamble is a part of the basic structure doctrine? यार ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. बोम्मई केस, इंदिरा सावनी केस, मिनर्वा मिल्स केस, किहोतो होलोन केस. कौन से केस में ये बोला गया था कि जो प्रियम्बल है इट इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन. अच्छा, जो हमने पढ़ा था वो शायद अलग चीज़ पढ़ी थी, प्रियम्बल से रिलेटेड नहीं थी. वो तो नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ पढ़ी थी. केबीसी केस 1973 और फिर एमएमसी केस 1980 ने उसको रीअफर्म किया था. हमने ये नहीं पढ़ा था कि प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा. सो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. एक्चुअली क्या हुआ था, 1994 में एसआर बोम्मई केस हुआ था. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो प्रियम्बल है इट इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स दैट पार्लियामेंट डू हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय और इट कैन नॉट अमेंड सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो इसलिए इसने अपहेल्ड किया कि दैट प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ नॉट ओनली एन इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट. सिर्फ इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट नहीं है प्रियम्बल. इट रिफ्लेक्ट द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो एक तरह से प्रियम्बल एक्ट्स एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए ज़रूरी है ये. सो जो भी प्रियम्बल्स में आइडियल्स मेंशन्ड है ना वो सिंबॉलिक है, जैसे कि सेक्युलरिज्म है, जैसे कि फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी है. तो इसलिए ये डिसाइड किया गया था. अच्छा, बाकी सारे केसेस थोड़ा सा बताऊं. जो केशवानंदा भारती केस हुआ था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन निकल कर आया था. जो इंदिरा और कौन सा केस है इसमें, एक इंदिरा सावनी केस हुआ था, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड बात हुई थी. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये बोला गया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस शुड बी पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. जो मिनर्वा मिल्स केस हुआ था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को फिर से रीअफर्म किया गया था, रीअफर्म्ड. और जो एसआर बोम्मई केस हुआ था उसमें बोला था कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. 1964 प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. अच्छा, जो केबीसी केस था उसमें ये भी तो बोला था ना कि प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल बिलोंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्रियम्बल से रिलेटेड ये 2 केसेस आपको याद रखने हैं, तो केबीसी केस और एक एसआर बोम्मई केस. केबीसी कब हुआ था? 1973 में. इसमें बोला था प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें बोला था प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बाकी केसेस हम आगे भी कवर करेंगे, डोंट वरी.
विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज एन एडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ओवर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये पहले भी थोड़ा बहुत इंट्रो में दे चुकी हूँ इसका। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, स्टेबल गवर्नमेंट, लेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक ओपिनियन। कि हमें ये बताना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम किन वेज में बेटर है पार्लियामेंट्री सिस्टम से। 2 and 4 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1, 2, 3 and 4। बताओ। रिमेंबर दैट यूएसए वाला चीज़ मैंने बताया था, वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वही सेलेक्ट करता है मिनिस्टर्स को और अपॉइंट करता है। वहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती है, नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एनीबडी, है ना, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है एक दूसरे को। ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी रहती है पॉलिसीज़ में, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग होती है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक दूसरे का नहीं होता है। रिमेंबर दैट थिंग। ओके, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, सी बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कैंडिडेट को ऑब्वियस सी बात है कि ब्रॉड सेक्शन ऑफ वोटर्स चाहिएगा, मतलब ज़्यादा वोटर्स चाहिए, है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट ही डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो कैंडिडेट सिर्फ एक किसी एरिया पर रिलाई नहीं कर सकता। ठीक है, किसी एक एरिया पर रिलाई नहीं कर सकता, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट पर रिलाई नहीं कर सकता कि उसी की वजह से ही वो सेलेक्ट हो जाएगा। सो इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट हैज़ टू अपील टू डिफरेंट कास्ट, है ना, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, डिफरेंट माइनॉरिटीज़। तो सभी को अपील करना पड़ेगा, सबसे वोट मांगनी पड़ेंगी, है ना, सभी का उसमें ना ज़्यादा से रहेगा, मतलब सबका इक्वल से रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन में तुम्हारा वो है दबदबा है तो वहाँ से तुम इलेक्ट होकर आ गए एज ए रिप्रेजेंटेटिव एंड देन वहाँ से आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, ऐसे नहीं होता है। सो डेफिनेटली जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन रहता है ना, ये डाइवर्स सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट। ये तो मैंने बताया ही थी कि इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव होता है इट एक्सपीरियंसेस लॉन्ग टेनर, लॉन्ग प्लस फिक्स्ड टर्म रहता है उसका, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रेसिडेंट 4 से 5 साल तक ऑफिस में रहता है एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड। इफ़ अगर मान लो कि लेजिस्लेचर हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस इवन देन दे कैन नॉट रिमूव द प्रेसिडेंट, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूटी रहती है गवर्नेंस में। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू जो लेजिस्लेचर है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करने पर मजबूर कर सकती है। अच्छा, थर्ड, लेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये गलत है। इन द लास्ट सेशन ऑल्सो मैंने आपको बताया था बिकॉज देर इज़ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, सो नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू नोबडी, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिसएग्रीमेंट होंगे, क्योंकि सब अपने रास्ते चल रहे हैं, तो सब मनमानी करने की कोशिश करेंगे, कोई किसी को आंसरेबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक ओपिनियन, सी ये भी इनकरेक्ट है। वैसे ना एक बात बताऊं, वैसे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी होती है, बट ऐसा बोलना कि हाईली रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक डिमांड्स ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट का फिक्स टेनर है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है नो कॉन्फिडेंस जैसा जिससे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। उनकी टर्म से पहले तो उनको कोई नहीं हटा सकता, और ना ही मतलब अगर इम्पीचमेंट हो जाए तो वो अलग बात है, बट इम्पीचमेंट के लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है ना, मतलब सीरियस वायोलेशंस में ही हो सकता है इम्पीचमेंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशंस में। इसलिए प्रेसिडेंट जो है काफ़ी सेफ एंड सिक्योर होता है इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, है ना। तो वो पब्लिक ओपिनियन के लिए रिस्पॉन्सिव ज़्यादा नहीं रहता है। अंडरस्टूड, क्योंकि प्रेसिडेंट पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो नेशनल प्रायोरिटीज़ पर फोकस करेगा, है ना। तो जो स्पेसिफिक मान लो कि कोई कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी, वो उसके बारे में देखेगा कि नेशनहुड के बारे में, मतलब जो नेशनल प्रायोरिटी की चीज़ें हैं, नेशनल लेवल की चीज़ें हैं,
उसके बारे में ज़्यादा देखेगा ना, पब्लिक ओपिनियन से उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही नहीं है। सो इस वजह से जो एग्जीक्यूटिव है इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बी लेस रिस्पॉन्सिव टू द लोकलाइज्ड इशू एज कम्पेयर टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में तो ये आपको पता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड फ्रीक्वेंटली वो आंसर करते हैं क्वेश्चंस को। आपने पढ़ा होगा, आई मीन क्वेश्चन आवर जो होता है, तो उस केस में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है ना क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं टू द मिनिस्टर्स, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं। अंडरस्टूड? तो उसमें पब्लिक की डिमांड्स ज़्यादा रेज की जा सकती है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये चीज़ नहीं होता है। सो हमारा 3 और 4 गलत हो जाता है। 3 और 4 गलत होते ही हमारा आंसर आ गया 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom to manage religious affairs, right to assemble peacefully. अच्छा, एक चीज़, जस्ट ए मोमेंट ना, देखो कभी भी ना आपको ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे कि वहाँ से आप आंसर पर अराइव कर सकते हो। ये एक अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू से टू यू ना, एक काम अगर हो सके ना, जब भी आप मेरा लेक्चर देखने बैठो, कीप एन A4 साइज़ शीट विद यू, पेन एंड पेपर लेकर बैठना। जो भी चीज़ें जैसे मैं बताती जाऊँ जो आपको नहीं पता है वो नोट कर सकते हो और फिर बाद में रिवाइज़ कर लेना उसको, ठीक है? देखो, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होता है, टोल्ड यू, रियल एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंट जो होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट कैन फॉल, मतलब नो कॉन्फिडेंस वाला चीज़, नो कॉन्फिडेंस। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होती है, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, रीज़न बीइंग अगेन क्योंकि नो कॉन्फिडेंस है, गवर्नमेंट को गिराया जा सकता है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें कंप्लीट सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। फिक्स टेनर होता है प्रेसिडेंट का। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आई मीन ग्रेटर स्टेबिलिटी, ठीक है? ये सारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से राइट्स ऐसे हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं एंड नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है? देखो, बहुत सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताती, आई मीन एक जस्ट नंबर्स याद कर लो। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 बहुत सिंपल है। 15, 16 एक साथ एंड देन 29, 30 एक साथ, बीच में 19 है। सो 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये सारे आर्टिकल्स वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, विच आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। अब 15 क्या था? 15 वॉज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 वॉज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, Article 19 was the 6 fundamental freedoms. Article 29 is protection of language, script and culture. Script and culture plus culture. 30 is right of minorities to establish educational institutions. Right of minorities
to establish educational institutions. ठीक है, सो ये सारे सिटीजन इंडियन सिटीजन्स के ही राइट्स हैं बस. अब इसमें ऑप्शंस में देखो आप, फर्स्ट इज राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, राइट टू असेंबल पीसफुली. सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर? हमें पूछा है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को कौन से अवेलेबल हैं. अब देखो राइट टू जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है ये तो आर्टिकल 21 का पार्ट है ना. राइट टू प्राइवेसी इट इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी का. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिस इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19. सो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है. सो ये करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ये आपका 25 से 28 के बीच में है, ये 26 है, आर्टिकल 26. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इज़ आर्टिकल 26. ठीक है, तो ये गलत हो गया, 26 तो इसमें है ही नहीं ना. राइट टू असेंबल पीसफुली ये आर्टिकल 19 का पार्ट है. जो 6 फ्रीडम्स है ना 19 में, उनमें से एक है. तो आर्टिकल 19 तो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है. सो ये भी करेक्ट है. सो 2 and 4 इज़ द राइट आंसर एंड सी इज़ द राइट आंसर हियर. अंडरस्टूड? थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ. आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी भी इसी में है. फिर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है. आर्टिकल 22 कवर करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन. आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग in human beings and plus forced labor. Article 24 is prohibition of employment of children in factories. ठीक है, 25 से हमारे रिलीजन वाले आर्टिकल शुरू हो जाते हैं. सो आर्टिकल 25 इज़ बेसिकली कि फ्रीडम ऑफ profession, practice and propagation of religion. You can profess, practice, propagate your religion. PPP, propagate your religion. 26 क्या बताया अभी हमने? Right to manage religious affairs. आर्टिकल 27 क्या है? Freedom from payment of taxes for promotion of any religion. No taxes for promotion of religion. Freedom from payment of taxes. 28 क्या कहता है? कि आप अपने रिलीजन के लिए कोई भी रिलीजियस वर्कशॉप, वर्शिप या इंस्ट्रक्शंस, एजुकेशनल मतलब फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड करने की फ्रीडम है और कुछ में नहीं है. वो वाली चीज़ें 28 में आती हैं. ठीक है, बाकी 29, 30 तो सभी के लिए है. तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ना जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारे दोनों को अप्लीकेबल है, दोनों को अवेलेबल है. मतलब जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको भी, प्लस जो फॉरेनर्स हैं उनको भी, ये दोनों को एप्लीकेबल है. और बाकी 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says that which of the following is not a unitary feature of the constitution? कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, emergency provisions, all India services, bicameralism. See, you know there are unitary features and federal features in the constitution. और इसका मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था. यू हैव टू सी कि
क्या इस प्रोविज़न से स्टेट की पावर को कम किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो वो यूनिटरी फीचर है, और अगर नहीं किया जा सकता तो वो फेडरल फीचर है, क्योंकि फेडरल फीचर मीन्स देयर विल बी इक्वल पावर्स टू सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, एंड दे टुगेदर विल वर्क विद कोऑपरेशन. बट यूनिटरी फीचर में सेंटर इज ऑल द मोर पावरफुल देन स्टेट. सेंटर विल ट्राई टू ओवर पावर स्टेट. अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. क्या ये यूनिटरी फीचर है? ये यूनाइट करता है ना, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन तो यूनिटरी फीचर ही होगा, है ना, ठीक है. क्योंकि जैसे कनाडा मतलब और प्लेसेस पर जो फेडरेशंस होती हैं, उनके पास स्टेट्स के पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का राइट होता है ना. बट इंडिया में क्या स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं है ना. तो इसका मतलब ये फेडरल फीचर नहीं है, ये तो यूनिटरी फीचर है. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, पूरी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. तो इसका मतलब ये कैसा फीचर है? ये एक यूनिटरी फीचर है. सेकेंड, इमरजेंसी प्रोविजंस. यार ये भी यूनिटरी फीचर होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसीज दी हुई है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से पावरफुल हो जाती है वेन एवर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी कम इन टू फोर्स. सेंटर इज ऑल द मोर पावरफुल व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी प्रोविजंस. सो ये भी कैसा फीचर है? यूनिटरी फीचर है, फेडरल नहीं है. ऑल इंडिया सर्विसेज. सी इन इंडिया सेंटर एंड स्टेट हैव सेपरेट पब्लिक सर्विसेज, सभी को पता है ये चीज़. बट देर इज़ एन ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें आती हैं IAS आती है, योर वेरी ओन IPS एंड IFS, ये सारी. सो ये क्या है? ये कॉमन है फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स, सेंटर प्लस स्टेट्स. बट इनके जो मेंबर्स हैं दोज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय द सेंटर. तो इनके ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल किसका होता है? इनके ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर का होता है. तो कैसा फीचर हो गया? सेंटर इज़ ऑल द मोर पावरफुल. तो ये भी यूनिटरी फीचर हो गया ना, ऑल इंडिया सर्विसेज. नाउ कम्स द बाई कैमरलिज्म. बाई कैमरलिज्म एक फेडरल फीचर है. 2 हाउसेज, बाई कैमरलिज्म is a federal feature, it is not unitary feature. Understood? So D is the right answer, federal feature. Next question. Consider the following statements regarding applicability of fundamental rights to armed forces. Parliament can both restrict and abrogate the fundamental rights of members of the armed forces. Now the option number 2, the expression members of the armed forces only include soldiers and exclude non-combatant employees of the armed forces. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. चलो बताओ इसमें. All right. See, Article 33 is a very important exception to fundamental rights. I mean, Article 33 पढ़ा होगा. It is an exception to fundamental rights. Normally क्या होता है? Fundamental rights are guaranteed to every citizen. However, Constitution ने recognize किया है that certain services which are related to national security and public order. National security and public order. So Article 33 empower करता है Parliament to restrict. Parliament can restrict or abrogate or even abrogate certain fundamental rights of specified categories of personnel.
ठीक है, देखो इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स डिनाई कर देना, बट इसका सिर्फ ये कि वो है कि ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे फोर्सेस में। मान लो कि जैसे कोई सोल्जर है, देयर इज़ सम सोल्जर एंड वो स्ट्राइक पर जा रहा है ना, या फिर मतलब उसको अलाउ कर दिया जाए, यू कैन गो ऑन ए स्ट्राइक, यू कैन जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज, यू कैन पब्लिकली क्रिटिसाइज देयर सुपीरियर्स ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस, तो इट कैन सीरियसली अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि पार्लियामेंट कैन इम्पोज रीजनेबल restrictions on their rights whenever necessary. And remember that this power, Article 33, exclusively belong to Parliament. स्टेट लेजिस्लेचर का कोई इसमें से नहीं होता है। अंडरस्टूड। अब इसमें इसका क्या मतलब है, ये एक्सेप्शन कैसे है फंडामेंटल राइट्स को। नॉर्मली जब भी किसी के फंडामेंटल राइट्स को आप रिस्ट्रिक्ट करते हो या वायोलेट करते हो तो दैट सिटीजन कैन गो टू द कोर्ट, बट अंडर आर्टिकल 33 अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन खुद से ऑथराइज कर रहा है पार्लियामेंट को ऐसी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए। इसीलिए पार्लियामेंट ने ना कई बार, जैसे आप पढ़ोगे ना, आर्मी एक्ट हो गया 1950 का, नेवी एक्ट हो गया 1957 का, नेवी एक्ट, जो हमारा BSF एक्ट है 1968 का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट, वो सब इसीलिए लाए गए हैं ताकि इनका जो कंडक्ट है ना, जो आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर्स हैं या पर्सनल है, उनका कंडक्ट मेंटेन किया जा सके या रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो इसमें इनकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर किया जा सकता है, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सही है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, एब्रोगेट भी कर सकता है। और आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल 33 है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ओनली इंक्लूड द सोल्जर्स, ओनली इंक्लूड द सोल्जर्स। एक्चुअली आर्टिकल 33 का जो स्कोप है ना, इट इज़ मच वाइडर, बहुत वाइडर है। ठीक है, मतलब जो मान लो कि आर्म्ड फोर्सेस हैं जो अटैच रहते हैं, मतलब आर्म्ड फोर्सेस हैं, कुछ लोग उनके साथ अटैच भी रहते हैं। नॉन कम्बेटेंट का मतलब है कि जो नॉर्मल एम्प्लॉय, कुछ तो वो जो वॉर लड़ते हैं, सोल्जर्स तो वो हो गए जो वॉर लड़ते हैं। नॉन कम्बेटेंट जो उनके साथ जैसे चौकीदार्स हो गए, जो उनके कुक्स हो गए, जो कारपेंटर हो गया, बार्बर्स हो गए, टेलर्स हो गए, उनके जो बूट मेकर्स हो गए, वो सब नॉन कम्बेटेंट में आएंगे। तो याद रखना आर्टिकल 33 में सिर्फ सोल्जर्स के राइट्स नहीं एब्रोगेट किए जा सकते हैं, बट बाकी जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं ना, जो भी उस एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है, उनके भी राइट्स को एब्रोगेट किया जा सकता है। सो सेकेंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसमें जो नॉन कम्बेटेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि यार आर्म फोर्सेस के फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वो सोल्जर्स के साथ ही तो काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड। सो सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बाकी आपको ये पता है ना कि फंडामेंटल राइट्स की जो एक्सेप्शंस है और कौन कौन सी हैं। एक तो यही हो गया आर्टिकल 33 कि पार्लियामेंट आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, सोल्जर्स के भी और जो नॉन कम्बिटेंट्स हैं उनके भी। नॉन कम्बिटेंट्स मतलब जो उनके साथ एकम्पनी करने वाले लोग हैं। आर्टिकल 34 ये कहता है कि जब मार्शल लॉ फोर्स में होता है, जब मार्शल लॉ फोर्स में मतलब मिलिट्री रूल अगर लग जाता है तो उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 ये कहता है कि जो कुछ सारे सर्टेन फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं। जैसे इसमें शायद मतलब आर्टिकल 35 ऐसे लगा लो कि 33 और 34 को मेंशन करता है ना, कि आर्टिकल 35 ये कहता है कि कुछ केसेस में, इन सर्टेन केसेस पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर, इन सर्टेन केसेस पार्लियामेंट has exclusive power
to make laws regarding fundamental rights. To make laws regarding fundamental rights. ठीक है. सो 33 आर्म्ड फोर्सेस के लिए, 34 डील्स विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जब मिलिट्री रूल लगा होता है, मार्शल लॉ जब फोर्स में होता है. एंड 35 बेसिकली कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर्स इन सर्टेन केसेस विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, it is a constitutional body. Its chairman and members are appointed by the president. One only, two only, both one and two, neither one nor two. बताओ CVC के बारे में. ऑल राइट. फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. सी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये. सो इट मेक श्योर कि करप्शन ना हो. सो इट वर्क्स एज ए विजिलेंट बॉडी, है ना. तो करप्शन प्रिवेंट करने में हेल्प करता है ये. इट एंश्योर्स इंटेग्रिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964 वाया एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन. हमने CBI पढ़ा था ना पहले, वो भी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी. बाद में CBI कौन से एक्ट के अंडर थी? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. रिमेंबर एक क्लास में हमने पढ़ा था. सो ये 1964 में बनी थी और एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी, है ना. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है. अब क्या हुआ, एक संथानम कमेटी आई. संथानम कमेटी याद रखना, संथानम कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 1962 to 64 में आई थी, है ना. तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन से ये बॉडी बनाई गई थी. संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन से ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास किया गया था और तब ये बॉडी बनाई गई थी, है ना. फिर क्या हुआ था 1997 में एक केस हुआ था, है ना. एक केस हुआ था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. विनीत नारायण केस. इस केस में एक एक्ट बनाया गया, CVC एक्ट 2003. एंड देयर बाय इट बिकेम्स द स्टैट्यूटरी बॉडी. कोई भी बॉडी स्टैट्यूटरी कब बनती है? जब वो स्टैट्यूट में आ जाती है, उससे रिलेटेड कोई एक्ट आ जाता है, ठीक है. तो 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया. So if we talk about today CVC is a statutory body. क्या ये ओरिजिनली स्टैट्यूटरी बॉडी थी? नहीं थी. नाउ इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी सिंस 2003. नाउ द सेकेंड ऑप्शन. अच्छा, CVC मल्टी मेंबर बॉडी होती है. CVC मल्टी मेंबर बॉडी होती है. इसमें एक तो चेयरपर्सन होता है, एंड एट द मैक्स 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं. जो प्रेसिडेंट है वो CVC को अपॉइंट करता है. मतलब प्रेसिडेंट एक्चुअली सभी को अपॉइंट करता है. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चेयरपर्सन को भी प्लस विजिलेंस कमिश्नर्स को भी, सबको. ये सारे जो मेंबर्स हैं सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. एंड दे वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, है ना. बट इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट का नहीं होता है. मतलब प्रेसिडेंट को एक सिलेक्शन कमेटी से कंसल्ट करना पड़ता है. प्लस मतलब कंसल्ट करता है एक सिलेक्शन कमेटी से, ठीक है. जिस सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, उस सिलेक्शन कमेटी का प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है. एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है, ठीक है. एक लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होता है. और अगर लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा वो होगा. सो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा एक 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी को और फिर CVC और VC मतलब चेयरपर्सन और विजिलेंस कमिश्नर्स इन सबको अपॉइंट करेगा, ठीक है.
इनका जो टर्म की बात करें तो 4 साल का इनका टर्म होता है, 4/65, मतलब 4 साल का टर्म होता है, 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज होती है। अंडरस्टूड, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो सीवीसी इनिशियली एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी, संथानम कमेटी ने रिकमेंड किया था, 1964 में बनी थी। 1997 में एक विनीत नारायण केस हुआ जिसमें इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, आई मीन सीवीसी एक्ट पास किया गया जिसके बेसिस पर 2003 में, और 2003 में इट बिकेम ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इट हैज़ 1 चेयरपर्सन एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, है ना। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है एक सिलेक्शन कमेटी की जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। उसका प्राइम मिनिस्टर हेड होता है उस कमेटी का, एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स सेकंड मेंबर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा थर्ड मेंबर होता है। 4 साल इनका टेनर होता है, 65 ईयर्स इनकी रिटायरमेंट एज होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैग ऑफ इंडिया कैन परफॉर्म द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, ONGC, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो विच इज़ करेक्ट? All right, so let's discuss it. See, कैग, आर्टिकल कौन सा है कैग का? आर्टिकल 148, ठीक है। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये ऑडिट करता है, इट हैज़ द टास्क ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट करता है यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, है ना। सो दैट कि मतलब जो पब्लिक का पैसा है, इट इज़ स्पेंट ओनली फॉर द पर्पज जिसके लिए उसको अप्रूव किया गया है, ये काम होता है कैग का। सो एक तरह से कैग इज़ नोन एज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है। कैग जो रिपोर्ट सबमिट करता है, ऑडिटिंग के बाद जो रिपोर्ट सबमिट करता है, वो रिपोर्ट फिर पीएसी के पास जाती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास। अगर वो यूनियन की रिपोर्ट है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास जाएगी, अगर वो स्टेट की रिपोर्ट है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगी। ठीक है। तो ऐसे आप अगर लगे कि आपको कैग के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती है उसको देखने वाली, ऐसा नहीं है। कैग इज़ नॉट द अल्टीमेट अथॉरिटी, कैग सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करता है ऑडिट करके, फाइनल से जो होता है वो पैक का होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। अंडरस्टूड। अब देखते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स ये ऑडिट कर सकता है। ऑप्शन 1, यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसे जो ऑडिट रेगुलेटरी ऑडिट होती है, कंप्लायंस ऑडिट होती हैं, मतलब मैंडेटरी ऑडिट होती हैं कुछ, कि जो गवर्नमेंट के का एक्सपेंडिचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो एक तो होता है जो एक्चुअली ना, लेट मी मेक इट क्लियर, 2 तरह की ऑडिट्स होती हैं एक्चुअली। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। वन इज़ द लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट। लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट क्या होती हैं? ये मैंडेटरी होती हैं, है ना। फिर एक तरह की ऑडिट होती है प्रोप्राइटी ऑडिट, ये डिस्क्रिशनरी होती है, मैंडेटरी नहीं होती हैं, ये डिस्क्रिशनरी होती हैं। ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? देखो, जो लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट है इसमें तो ये देखता है कैग कि जो एक्सपेंडिचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे किसी पर्पस के लिए मनी सैंक्शन किया गया है तो क्या वो पर्पस फुलफिल हो रहा है? तो ये तो भाई मैंडेटरी हो गया ना चेक करना कि पर्पस फुलफिल हो रहा है क्या उस एक्सपेंडिचर का। प्रोप्राइटी ऑडिट में क्या होता है कि ये देखना होता है कि क्या एक्सपेंडिचर ज़रूरी था, वॉज इट नेसेसरी। दूसरा,
क्या इकोनॉमिकली पब्लिक मनी स्पेंड हुआ है या नहीं हुआ है, क्या वो जो डिसीजन है, क्या वो जो एक्सपेंडिचर है वो रीजनेबल है या जस्टिफाइड है ना। मतलब कुछ वेस्ट तो नहीं हुआ है। आप खुद सोचो ना, देखो सिस्टम समझो। अब यहाँ पर आपको पता ही है कि मतलब देर आर सो मैनी लूप होल्स ना। अब जब लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट में तो सिर्फ ये देखा गया कि उसका पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं डॉक्यूमेंट्स में, जिसके लिए वो पैसा सेंक्शन किया गया था। अब वो पैसा एक्चुअल में इकोनॉमिकली यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, या फिर क्या वो एक्सपेंडिचर नेसेसरी था, ये सब मैंडेटरी थोड़ी होगा, ये सब डिस्क्रिशनरी होगा। वो चाहे तो इन सब चीज़ों को चेक कर सकता है, नहीं चाहे तो इनके ऊपर रिपोर्ट ना भी दे वो। एंड कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि कोई इन चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट दे, ठीक है। इसलिए उसको डिस्क्रिशनरी प्रोविज़न में डाला गया। तो आपसे ईजिली कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी ये बोलकर कि क्या जो ऑडिट्स हैं वो मैंडेटरी होती हैं। नहीं, सारी ऑडिट्स, हर तरह की ऑडिट मैंडेटरी नहीं होती है, कुछ ऑडिट डिस्क्रिशनरी भी होती हैं। उसको बोलते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट, है ना, प्रोप्राइटी ऑडिट। लीगल ऑडिट मैंडेटरी होती हैं, ठीक है। लीगल ऑडिट का सिंपल मतलब है कि क्या लॉ के अकॉर्डिंग था, जो एक्सपेंडिचर है वो लॉ के अकॉर्डिंग था या नहीं था, बस वो मैंडेटरी होती है। सो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को ऑडिट करता है, बिल्कुल करता है। सेकेंड ऑप्शन में ONGC है। सी ONGC इज़ ए PSU, मतलब जो पब्लिक कॉरपोरेशंस होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो पब्लिक कॉरपोरेशंस होती हैं वो 3 कैटेगरीज में फॉल करती हैं। पब्लिक कॉरपोरेशंस, कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस होती हैं जो डायरेक्ट ऑडिट होती हैं, डायरेक्ट ऑडिट होती है जिनकी कैग के द्वारा, है ना। इसमें ONGC आती है, इसमें ONGC आती है, मतलब कैग खुद से ऑडिट करेगा, खुद से ऑडिट करेगा उसको। सेकंड कैटेगरी होती है सप्लीमेंट्री ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट सेकंड कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है, कुछ कॉरपोरेशंस ना के पास CAs होती हैं, उनके प्राइवेट ऑडिटर्स होते हैं। वो प्राइवेट ऑडिटर्स कंपनीज एक्ट के अंडर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कोई CA होगा, कोई प्राइवेट ऑडिटर होगा, वो ऑडिट करेगा। बट इसको सप्लीमेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि कैग उसके ऑडिट को रिव्यू कर सकता है। पहला जो केस है उसमें तो कैग डायरेक्टली ऑडिट कर रहा है, दूसरा जो केस है उसमें कैग डायरेक्टली ऑडिट नहीं कर रहा है। कैग पहले वाली जो ऑडिटेड रिकॉर्ड्स हैं उसको रिव्यू कर रहा है, उनके पास अपना प्राइवेट ऑडिटर है। थर्ड जो कैटेगरी होती है वो पूरी तरह से प्राइवेट होती है, पूरी तरह से प्राइवेट होती है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एंटायरली प्राइवेट ऑडिटर्स के द्वारा ऑडिट होते हैं, कैग का उसमें कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि इसका ये अच्छा एग्जांपल बताऊं तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो पूरी तरह से प्राइवेट ऑडिटर्स उसको ऑडिट करेंगे, कैग का उसमें कोई रोल नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट। सो देर इज़ डायरेक्ट ऑडिट and then there is supplementary audit corporations, then there is private audit corporations. So 3 तरह की होती हैं। So second option is also correct, ONGC को कैग ऑडिट करता है। थर्ड ऑप्शन स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अच्छा, इसमें ये मत सोचना कि मैम फिर तीनों कैटेगरीज में कौन कौन सी कंपनीज आएंगी, आपको नहीं याद करनी है, सारी नहीं याद करनी है। जस्ट रिमेंबर कि हाँ 3 तरह की होती हैं। सप्लीमेंट्री ऑडिट कॉरपोरेशंस वो होती हैं जिसमें कैग रिव्यू करेगा, डायरेक्टली ऑडिट नहीं करेगा, है ना। क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि कैग जो है वो सब पब्लिक कॉरपोरेशंस को ऑडिट करता है क्या, नहीं करता है ना। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये इनकरेक्ट है यार, ये कैग का काम नहीं होता है। कैग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑडिट नहीं करता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, इनका खुद का एक्ट होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। रिमेंबर ये इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा, कुछ सारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, अंडरस्टूड। तो नॉर्मली ऐसा होगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जनरल बॉडी होगा वो ऑडिटर्स अपॉइंट करेगा एंड स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग फिर उनको ऑडिट किया जाएगा एज पर स्टेट लॉज, स्टेट लॉज। सो जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, दीज आर कम्प्लीटली आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ
कैग, ये कैग के अंडर आती ही नहीं है, आउटसाइड होती हैं। सो थर्ड इनकरेक्ट है, सो 1 and 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। बाकी कैग के आर्टिकल्स तो आपको पता ही है, 148 जिसमें कैग का ऑफिस डिफाइन किया गया है, 149 में इसकी ड्यूटीज़ एंड पावर्स बताई गई हैं, 150 में मतलब अकाउंट्स के बारे में है कि प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा, वो सब छोड़ो। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये सब याद करना ज़रूरी है। यूपीएससी इतना ऐसे नहीं पूछता है कि 148 में क्या है, 149 में क्या है। अंडरस्टूड? चलो ठीक है, सो आई गेस दिस इज़ इट, वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट लेक्चर।